कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लोड फिर रैप पर खट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक पीरियड, जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह आर्यंस सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंटर हुए। उनके इंडिया में एंटर होने के बाद वो अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, कश्मीर, सिंध और इंडिया के सरयू रिवर तक सेटल हुए। सरयू रिवर उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती है। इंडिया में जिस एरिया में वो रहते थे उसे कहते थे सप्त सिंधु। रिमेंबर दिस वर्ड, इम्पॉर्टेंट है। सप्त सिंधु का मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि उस पीरियड की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एस्पेक्ट्स कैसे थे। तो आइए इन सारे एस्पेक्ट्स को खोल के समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो जो पूरे पीरियड की, जो पूरे एरिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी वो थी फैमिली। फैमिली को कहा जाता था कुल, और कुल को हेड करता था कौन? कुलपति। बहुत सारी फैमिली मिला के बनता था एक विलेज, जिसे कहते थे ग्राम। ग्राम को हेड करता था ग्रामिनी। ढेर सारे विलेजेस मिलके बनते थे विश, जिसको हेड करता था विशपति, और विश से बनता था जन, जिसे कहते थे गोप। अब ढेर सारे जन को मिलाने के बाद क्या बनता है? राष्ट्र, जो कि सबसे बड़ी एंटिटी थी। राष्ट्र की देखरेख करेगा राजन, जिसे हम राजा भी कहते हैं। अब राजा सुन के आप अगर अशोक और अकबर को इमेजिन कर रहे हैं तो गलत है। यहाँ का राजा सिर्फ नाम मात्र का राजा होता था। उसके पास ऐसी कोई भी विशेष पावर नहीं होती थी। ही हैड वेरी लिमिटेड पावर्स। किंग का पद जो होता था वो हेरिडिटरी मोनार्की होता था। मतलब ये कि राजा का बेटा राजा बनेगा और उसका बेटा फिर राजा बनेगा। यहाँ किंग की बेसिकली 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। युद्ध के समय नेतृत्व करना और उसकी ट्राइब्स का प्रोटेक्शन करना। अब किंग की इनकम 2 जगह से आती थी। सबसे पहले तो ट्रिब्यूट बाय कॉन्कर ट्राइब। जिस ट्राइब को वो जीत लेता था वो उसको ट्रिब्यूट पे करती थी। और दूसरा था ट्रिब्यूट बाय हिज ओन सब्जेक्ट। उसके खुद की जनता उसको ट्रिब्यूट देती थी। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है, ये वर्ड बाली। बाली वो ट्रिब्यूट होता था जो कि राजा की जनता उसे देती थी वॉलेंटरली। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किंग जो है उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं, तो उसको एडवाइस कौन करेगा? वो रहती थी असेंबली। मेजरली 4 असेंबलीज रहती हैं, सभा, समिति, विदत और गण। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सभा और समिति। सभा जो होती थी वो होती थी ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें गांव के कॉमन पीपल, जिसमें मेल्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो आते थे और डिस्कस करते थे। क्या डिस्कस करते थे? ट्राइबल बिजनेस, जो भी उनके दिनचर्या की बातें हैं वो डिस्कस करा करते थे। दूसरी है समिति। समिति में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पीपल्स होते थे, बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग। अब ये डिस्कस करते थे, एडवाइस करते थे किंग को एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, और वो कोर्ट ऑफ लॉ की तरह काम करते थे। अगर उनके एरिया में कोई क्राइम हुआ है तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन कौन देती थी? समिति। नेक्स्ट आता है विदत। विदत इज़ वेरी सिमिलर टू सभा। ये भी कॉमन पीपल से बनी हुई थी और इनका मेन काम था कि जो भी खेती से उपज हुई है उसको कैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है
और जो लूटा हुआ धन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है लोगों के आपस में। नेक्स्ट आता है गण। गण वेरी सिमिलर टू समिति। ये इसमें भी नोबल्स रहते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। इसमें से आपको सभा और समिति याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेजर समितिज़ हैं, मेजर असेंबलीज हैं। अब किंग को एडवाइस कौन करता है? मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को कहते हैं रत्निन। वर्ड याद रखिएगा, रत्निन। अब कुछ मेजर मिनिस्टर हैं पुरोहित, सेनानी, ग्रामिणी, पुरब और स्पश। पुरोहित यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये रहता है फर्स्ट रैंक का मिनिस्टर और ये बेसिकली फ्रेंड रहता है, फिलोसोफर रहता है, गाइड रहता है किसका? किंग का। सेनानी जो रहता है वो रहता है हेड ऑफ आर्मी। ग्रामीणी जो रहता है वो रहता है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पुरब इज बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ फोर्ट, किले का रक्षादार। और स्पश रहता है हेड ऑफ स्पाई डिपार्टमेंट, मतलब गुप्तचर विभाग का मुखिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? हेड ऑफ आर्मी को अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कहते थे? तो वो क्या कहते थे? सेनानी। वो ये पूछ सकते हैं कि पूरब कौन था और ऑप्शन दे सकते हैं कि आर्मी का हेड था, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, फोर्ट का प्रोटेक्टर था। तो आंसर क्या होगा? प्रोटेक्टर ऑफ फोर्ट। इस तरह से आपको ये सब याद करने हैं। सिर्फ 5 मिनिस्टर्स ही हैं इम्पॉर्टेंट, तो इजली याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आर्मी की। तो मैं आपको बता दूं कि इनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जितने प्रॉस्पेरस नहीं थे, इनके पास ज़्यादा धन नहीं होता था, तो इसलिए रेगुलर आर्मी को पेमेंट देना रेगुलर बेसिस पे ये इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो आर्मी सिर्फ तभी बनती थी जब वॉर होता था। तो कॉमन लोग जो हैं वही सेना बना लेते थे और लड़ने चले जाते थे और वॉर ख़त्म होते से दोबारा अपने नॉर्मल कामों में लग जाते थे। जब आर्मी बनती थी तो 2 मेजर ग्रुप होते हैं उसमें, फूट सोल्जर्स और शैरिटियर। जो फूट सोल्जर्स रहते हैं उनको कहते हैं पदाती। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, पदाती। नेक्स्ट इज चैरिटियर जो कि थे रथी। क्या कहते हैं उनको? रथी। ये होती है पैदल सेना और ये होते हैं घुड़सवार। अब हम बात करते हैं जस्टिस की। तो किंग अपने डिस्क्रिशन से कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकता, उसको एडवाइस कौन करता है? पुरोहित, जो कि फर्स्ट रैंक का मिनिस्टर होता है। पनिशमेंट उस टाइम पे लाइट ही रहते थे क्योंकि देखिए उस टाइम के क्राइम्स भी अभी जितने हार्श नहीं होते हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्राइम होता होगा? किसी ने किसी की गाय चुरा ली, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ऐसे क्राइम्स के लिए पनिशमेंट लाइट ही होती थी। अब हम आते हैं सोसाइटी पे। इस एस्पेक्ट को देख के आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर। सबसे पहली चीज़ है पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब है फादर रूल करता है। हेड ऑफ द फैमिली कौन होते हैं? फादर। नेक्स्ट इज मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब एक इंसान एक ही शादी कर सकता है, पर अपर क्लासेस के लिए पॉलीगैमी प्रिवेल करती थी। नेक्स्ट वाज जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब ये कैसे पता चला कि जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती होगी? वो ऐसे कि एविडेंसेस से पता चला है कि उस टाइम पे बड़े घर एग्जिस्ट करते थे और बड़े घर मतलब लोग एक साथ रहते थे, मतलब जॉइंट फैमिली थी। फिर आता है एजुकेशन टू विमेन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट चेक करने के लिए कि उस समाज की औरतें किस हद तक शिक्षित हैं। तो ऋग्वेदिक पीरियड में विमेन को भी एजुकेशन की उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी जितनी कि किसी भी लड़के को मिलती है। अब ये नाम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन थी ये?
विश्वरा, अपाला, घोष, ये जो औरतें थीं वो उन्होंने मंत्र कंपोज किए थे और वो बाद में जाके ऋषि बन गई थी। ये नाम याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको 4 नाम दे सकते हैं और उसमें से फिर बोलेंगे कि इनमें से कौन सी फीमेल जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थी, तभी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। गार्गी और मैत्री ये वो हैं जो कि उस टाइम की लीडिंग फिलोसोफर्स रही थी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो थी लीडिंग फिलोसोफर्स उस टाइम की। तो ये 2 नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। फिर आता है पर्दा सिस्टम। तो पर्दा सिस्टम उस टाइम पे प्रिवेल नहीं करता था। औरतें फ्रीली घूमती थी, पार्टीज अटेंड करती थी और हमने पहले ही देखा था कि सभा में मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते थे और विदत में भी। सती कस्टम उस टाइम नहीं था। सती अगर प्रथा होती भी थी तो सिर्फ अपर क्लासेस में होती थी, कॉमन पीपल में ये सब टेक प्लेस नहीं करता था। फिर आता है नियोग। अब नियोग वर्ड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नियोग का मतलब होता है कि अगर कोई विडो है तो वो अपने पति के छोटे भाई से शादी कर सकती है। उस प्रोसेस को कहते थे नियोग। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है बहुत। नेक्स्ट इज चाइल्ड मैरिज। अच्छी बात यह है कि उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज जो थी वो प्रिवेल नहीं करती थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड के लोग सुर और सोम का कंजम्पशन बहुत पसंद करते थे। दैट वाज बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक्स। कास्ट सिस्टम, ये सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की शुरुआत बेसिकली आर्यंस ने ही की थी। उसके पहले ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, द्विज और अद्विज। द्विज वर बेसिकली आर्यंस एंड अद्विज वॉज बेसिकली नॉन आर्यंस। अब सोसाइटी को ऐसे क्लासिफाई कर देते थे वो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण्स में। तो नॉर्मली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो रहते थे वो द्विज रहते थे और शूद्र वो अद्विज रहते थे। शूद्रास वर बेसिकली पीपल हु वर नॉन आर्यंस। इस सिस्टम को कहते थे चतुर्वर्ण सिस्टम। बट यहाँ पर अच्छी बात ये है कि ये सिस्टम रिजिड नहीं था। इट वॉज वेरी मच फ्लेक्सिबल। लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ऑक्यूपेशन जो है वो स्विच कर सकते थे। वैश्य ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था अगर उसे लड़ने में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट आर क्लोथ्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन से क्लोथ्स पहनते थे। ये 3 टाइप के क्लोथ्स पहनते थे, अधिवस, वस और नेवी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से क्लोथ्स, 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि कौन से क्लोथ्स उस टाइम के लोग पहनते थे। तो यू हैव टू लर्न दिस, अधिवस, वस और नेवी। नेक्स्ट लेट अस सी इकोनॉमिक लाइफ। वो बेसिकली पेस्टोरल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी उस टाइम पे। पेस्टोरल मतलब पशुचारी एंड एग्रीकल्चर मतलब खेती करने वाली। कैटल रियरिंग करते थे लोग, पशुपालन करते थे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पशु जो था वो थी काऊ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बताऊंगी कि काऊ कैसे इम्पॉर्टेंट है। काऊ को वो लोग ऐसा करेंसी यूज़ करते थे। इनफैक्ट काऊ जो थी वो, जितनी ज़्यादा काऊ होंगी किसी इंसान के पास उतना ज़्यादा उसे रिच मान लिया जाता था। इनफैक्ट जब प्रीस्ट को कुछ देना होता था दान में, गिफ्ट के तौर पे, तो उसे काऊ दी जाती थी। काऊ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम पे कि उसको अघन्य डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब नॉट टू बी किल्ड, उसको मारा नहीं जाना है। और आपको पता ही होगा कि काऊ को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, गौ। तो ये वर्ड गौ के बहुत सारे वर्ड्स में उपयोग हुआ है, जैसे कि ये 2 वर्ड्स गोधुली और गौव्युति। गोधुली इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड गौव्युति इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें गौ वर्ड का यूज़ हुआ है, जो कि बताता है कि काऊ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होगी उस टाइम पे।
करेंसी उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो था बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय, सामान के बदले सामान लेना। अब यहाँ आता है वर्ड निष्क। ये तो आप भाई याद ही कर लीजिएगा। निष्क क्या होता है? ये बेसिकली एक गोल्ड का पीस होता है जिसका एक फिक्स्ड वेट होता है और उसे एक्सचेंज के मीडियम की तरह हम यूज़ करते हैं। ये निष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए इसकी एक फ़ोटो भी ऐड करी है। ये निष्क और सतमान की फ़ोटो है। अलॉन्ग विथ कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर वो लोग पॉटरी भी करते थे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ऑक्र कलर्ड पॉटरी, OCP। इस तरह की कुछ दिखती थी। तो आपको पूछ सकते हैं कि OCP किस टाइम की थी, तो 4 ऑप्शन दे देंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी, ऋग्वेदिक की थी, या फिर लेटर वैदिक की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि OCP कब चलती थी, ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे। अब हम आते हैं रिलीजन की तरफ। मैं बता दूं कि ये लोग भगवानों को नेचर से रिलेट करके देखते थे। उनके लिए हर भगवान नेचर के किसी ना किसी फिनोमेना से रिलेट होता था। मेजरली 33 गॉड्स की वर्शिप हमें देखने को मिलती है और ये गॉड्स 3 पार्ट में डिवाइड करे जा सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, जिसे हम पृथ्वी स्थानीय भी कहते हैं, एरियल, जिसे हम अंतरिक्ष स्थान भी कहते हैं, और सेलिशियल, जिसे हम देवस्थान भी कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल गॉड्स हैं पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति और नदियाँ। एरियल गॉड्स जो थे वो थे इंद्र, रुद्र, वायुवत और पर्जन्य। सेलिशियल गॉड जो थे वो थे दौस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन। अब इसमें से कुछ गॉड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि नेचर के किस फिनोमेना से रिलेटेड थे और वो क्यों इनकी लाइफ में इतना स्पेशल पोजीशन होल्ड करके रखते थे। और वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर उन्होंने नाम दे दिया इंद्र, तो वो पूछ सकते हैं कि बताओ वो टेरेस्ट्रियल हैं कि एरियल हैं कि सेलेस्टियल हैं। तो इसलिए आपको ये लिस्ट अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ओके, अब हम कुछ मेजर गॉड्स को देखते हैं। ऋग्वेदिक पीरियड के लोगों के बीच में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। ओके, इंद्र जो थे उनको पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं इंद्र को और किस नाम से जाना जाता था, तो इंद्र को किस नाम से जाना जाता था, पुरंदर के नाम से। और पुरंदर का अर्थ पूछ सकते हैं क्या होता है, तो वो होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, किले का विनाशक। सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड जो थे वो थे इंद्र और वो वर्षा के देवता भी थे। तो सवाल ये आ सकता है कि इंद्र किसके देवता थे, वर्षा के थे, फायर के थे, वाटर के थे, किसके थे। तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन से देवता नेचर के किस फिनोमिना से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अग्नि पे। अग्नि को कहते थे वो फायर गॉड। अग्नि मतलब फायर गॉड। और क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि उनको वो मानते थे कि वो बेसिकली इंटरमीडिएट हैं किसके बीच में, बिटवीन पीपल एंड गॉड। वो कहते थे कि भगवान और लोगों के बीच की जो लिंक है वो है अग्नि। इसलिए वो यज्ञ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वो यज्ञ करते थे और अग्नि में चीज़ें डालते थे और उन्हें लगता था कि अग्नि के माध्यम से वो चीज़ें भगवान तक पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था वरुण। वरुण जो थे वो थे जल के देवता, गॉड ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज सूर्य। सूर्य मतलब सन। फिर आती है सावित्री। सावित्री थी गॉड ऑफ लाइट। मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सावित्री जो थी इन्हीं के लिए गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। याद था आपको? गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। फिर आते हैं पुषान।
पुशान जो थे वो थे गॉड ऑफ मैरिज। क्या थे? गॉड ऑफ मैरिज। और इनका मेन काम क्या था पुशान का? सड़कों की रक्षा करना, गार्डिंग ऑफ रोड्स, और स्ट्रेइंग कैटल, जो भी पशु हैं उनको भटकाना। फिर आते हैं सोम। सोम जो थे वो एक डिवाइन ड्रिंक थी जो उस टाइम के लोगों को पीना बहुत ज़्यादा पसंद था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका वर्णन है, वो है 9th मंडल। ठीक है। फिर आते हैं रुद्र। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स थे। दायूस कौन थे? गॉड ऑफ हेवन। अदिति कौन थी? सारे भगवानों की माँ कौन थी? अदिति। तो देखिए बहुत सारे गॉड्स हैं ऐसे तो, पर ये वो हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। भगवान के नाम क्या हैं और वो किसके भगवान हैं, वर्षा के, जल के, आग के, पानी के, जो भी हैं, ये आप लिस्ट याद कर लीजिएगा। आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।